नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ब्रिटेन और फ्रांस होर्मुज आ रहे हैं तो आईआरजीसी ने ब्रिटेन और फ्रांस के लिए चेतावनी जारी कर दी है, वार्निंग दे दिया है। कह दिया है पहले अमेरिका पर हमला किया और अब अगला नंबर फ्रांस और ब्रिटेन का है। अगर अमेरिका का साथ दिया, अगर होर्मुज में घुसने की कोशिश की तो फिर अंजाम बहुत खतरनाक होगा। जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या होर्मुज थर्ड वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बनने जा रहा है? एक साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से पंगे क्यों ले रहा है ईरान? ईरान भड़का हुआ है। आईआरजीसी ने कहा है कि खाड़ी के पानी में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर नूरा कुश्ती कर रहा है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस पीसफुल ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, जबकि ईरान यह मानता है कि ब्रिटेन और फ्रांस यहां अमेरिका को सपोर्ट करने आ रहे हैं। और इसलिए आईआरजीसी ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अगर अमेरिका का साथ दिया और होर्मुज में अगर दाएं बाएं करने की कोशिश की तो जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। और अगर ईरान ने ऐसा किया तो क्या नेटो खामोश रहेगा? क्या अमेरिका खामोश रहेगा? क्या यूरोपीय देश खामोश रहेंगे? आखिर होर्मुज में क्या सुलग रहा है? कहीं ब्रिटेन और फ्रांस के आने के बाद मामला और ज्यादा पेचीदा तो नहीं हो जाएगा? एक नई जंग की पटकथा तो नहीं लिखी जा रही? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से आपको खबर दिखाएंगे, करेंगे इस पर एक इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से, देश भर से मेहमानों को जोड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में समय के साथ साथ बारूद की गंध गहरी होती जा रही है। यह इलाका दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बनते जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब महाशक्तियों की टकराहट का नया इलाका बनता दिख रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने युद्धपोत के साथ इस इलाके में घुसने की बात कही, पूरी दुनिया में ऐलान किया। तो उधर ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस को खुली चेतावनी दे दी। कहा कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस अपने युद्धपोत को लेकर होर्मुज की तरफ आएंगे तो वो सीधे आईआरजीसी के ईरान के निशाने पर होंगे। अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो ईरानी सेना ऐसा जवाब देगी जो निर्णायक भी होगा और विनाशकारी भी होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया था, ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत एचएमएस ड्रैगन को इस इलाके में भेजा है। ब्रिटेन कह रहा है कि हम अपने समुद्री जहाजों को वहां से निकालना चाहते हैं, माइन स्वीपिंग करना चाहते हैं, कमर्शियल शिपिंग वाटरवे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन तेहरान इसे अपनी संप्रभुता में दखल मान रहा है। तेहरान को लग रहा है कि अमेरिका इन देशों के साथ नूरा कुश्ती कर रहा है और होर्मुज में घेरने के लिए आ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि होर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस की सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया तो ईरानी सेना ऐसा जवाब देगी जिसकी कल्पना ना तो ब्रिटेन ने की होगी, ना फ्रांस ने की होगी और ना ही अमेरिका ने की होगी। ईरान पहले भी अमेरिका को कई बार वार्न कर चुका है और उसके बाद अमेरिका की क्या हालत हुई वो हमने देखा। ईरान साफ साफ कह रहा है उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को खतरा महसूस होगा तो वो होर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा, फिर चाहे वो अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, साउथ कोरिया का हो, इटली का हो, किसी भी देश का जहाज हो, होर्मुज में एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान की वार्निंग क्या है ये देख लीजिए। अमेरिका की किसी भी तरह से मदद की तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ये मंजूर नहीं करेंगे। ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। होर्मुज में ब्रिटेन, फ्रांस किसी भी देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिकी नाकेबंदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। पहले इस नाकेबंदी को हटाया जाए।
आईआरजीसी का अल्टीमेटम है, पीछे हटो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। होर्मुज के खारे पानी में बढ़ती तलखी सिर्फ ईरान या पश्चिमी देशों के बीच की तनातनी नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर मंडराता खतरा है। और अगर ये टकराव और ज्यादा बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा। वैसे भी होर्मुज का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है, वैश्विक है। और अगर ब्रिटेन और फ्रांस भी जाकर ईरान से भिड़ जाते हैं या ईरान ब्रिटेन और फ्रांस के जहाजों पर हमला कर देता है तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। ईरान का क्या? ईरान 1979 से सैंक्शंस झेल रहा है। दुनिया के बाजार उसके लिए बंद है। दुनिया की करेंसी डॉलर उसके लिए इनवैलिड है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ईरान को क्या असर होगा? लेकिन बाकी देश घुटने पर आने लग जाएंगे। इसलिए फ्रांस ने जो अपनी न्यूक्लियर पावर्ड चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है, उससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। ब्रिटेन ने एचएमएस ड्रैगन डिस्ट्रॉयर होर्मुज में भेजने का फैसला कर दिया और वो बढ़ रहे हैं होर्मुज की तरफ। वो कह रहे हैं ये जो शिपिंग रूट है इस पर हम निगरानी करेंगे, यहां से जहाजों को निकालेंगे। मैक्रो और स्टॉमर होर्मुज में आवाजाही खोलना चाहते हैं। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मिलकर एक इंटरनेशनल समुद्री मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें दावा है कि शिपिंग लेन में नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल की जानी चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ सुरक्षा मिशन है या फिर अमेरिका और यूरोप का नूरा कुश्ती वाला गेम जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, बस पहलवान दिखावे के लिए लड़ते हैं, रिजल्ट भी फिक्स होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते में महाशक्तियों का यह शक्ति प्रदर्शन क्यों है? एक तरफ इसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तैनाती को क्षेत्रीय तनाव के बीच स्थिति को खराब करने वाला कदम भी माना जा रहा है। लेकिन जब ईरान ने वार्न किया तो फिर फ्रांस के सुर भी बदलते नजर आए। फ्रांस ने कहा होर्मुज में कोई भी वॉरशिप नहीं भेज रहे, हम किसी वॉरशिप की तैनाती की कोई योजना नहीं है, शिपिंग रूट के लिए रक्षात्मक योजना बना रहे हैं। फ्रांस ने युद्धपोत तैनात करने की बात को नकार दिया है। फ्रांस का कहना है एक सुरक्षा मिशन पर काम कर रहे हैं, ईरान और क्षेत्रीय ताकतों के साथ समन्वय बनाएंगे। लेकिन ईरान समन्वय बनाने को तैयार नहीं है अनटिल अनलेस कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड ना हटाए। फारस की खाड़ी में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर है। होर्मुज महाशक्तियों के टकराव का नया केंद्र बन रहा है। हालात इतने विकट हैं कि अमेरिका जैसी ताकत ने अपने पैर खींच लिए पीछे। बढ़ते हमलों और अस्थिर हालात के बीच अमेरिका ने व्यापारिक जहाजों को दिशा निर्देश देने वाला मिशन रोक दिया, प्रोजेक्ट फ्रीडम। कतर, दक्षिण कोरिया, दूसरे देशों के जहाजों पर हमले और रुकावट की घटनाएं सामने आई हैं। 4 मई 2026 को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दक्षिण कोरियाई कंपनी HMM का मालवाहक जहाज नामू 2 ईरानी ड्रोन हमलों का शिकार हुआ। हमलों की वजह से जहाज में आग लग गई और इंजन को गंभीर नुकसान हुआ। इस बीच साउथ कोरिया ने अपने जहाज पर हुए हमले को लेकर जांच रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खड़ा था तभी उस पर हमला किया गया। इसके बाद जहाज में धमाका हुआ। चौंकाने वाली बात यह रही कि किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। एक तो ऐसा भी लगता है कि भाई कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं चलाया जा रहा ईरान के खिलाफ दुनिया को भड़काने के लिए। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर महाशक्तियों का जमा होना, ब्रिटेन फ्रांस की जंगी जहाजों की तैनाती का फैसला, ईरान की चेतावनी, अमेरिका का ब्लॉकेड, ऐसा लग रहा है होर्मुज में प्रलय आने वाला है। क्या होगा होर्मुज में महाशक्तियों के पहुंच जाने के बाद? क्या ईरान बैकफुट पर जाएगा? ईरान के तेवर से ऐसा नहीं लग रहा। क्या ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर होर्मुज खुलवा पाएंगे? यह भी मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी फिर भी होर्मुज नहीं खुला। तो कोई अमेरिका को क्यों नहीं कहता कि आप अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दीजिए? ईरान ने तो वैसे भी होर्मुज खोल दिया था।
अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाने जाने की वजह से सीजफायर के बाद ईरान ने 24 घंटे के अंदर होर्मुज को ब्लॉक किया दोबारा। सोल्यूशन क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर और रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएसए से लाइव। बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर सर आपसे कि अब आगे की रणनीति क्या है? ब्रिटेन और फ्रांस ने कह दिया कि हम समन्वय के लिए आ रहे हैं। किस तरह के समन्वय की बात कर रहे हैं? ईरान किसी तरह के समन्वय या बातचीत में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। जय हिंद विवेक। देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ये कोई बात कुछ भी कहें, समन्वय कहें, जो भी कहें, लेकिन इतना मैं पक्का बता सकता हूं कि अगर ये भूमध्य सागर को पार करके लाल सागर में और लाल सागर से आगे अगर आकर के डिप्लॉय होते हैं, देखिए चार्ल्स डिगॉल जो आ रहा है वो फ्रांस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है, और एयरक्राफ्ट कैरियर अगर रेड सी से थोड़ा सा आगे भी डिप्लॉयड होगा तो भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। जहां तक सवाल ब्रिटेन और फ्रांस का यहाँ पर आने का है, ये नूरा कुश्ती कहिए या आपको जो समझ में आ रहा है उसको आप उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जो यूरोप पूरी तरह से ईरान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था, उनकी साइड जा रहा था, वो कहीं ना कहीं दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आता जा रहा है। और ये कहेंगे हम अमेरिका का कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपना इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे बैटल जोन में बिना बात नहीं भेज सकते विवेक। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये अगर एयरक्राफ्ट चार्ल्स डिगॉल यहाँ आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद है। चाहे वो ये कह सकते हैं कि हम इस उम्मीद में कि शायद ईरान हूती की मदद से बाबल मंदेब को बंद करने की कोशिश ना करे, तो उसको सुरक्षा देने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, ये भी एक संभावना है बात उनको बात कहने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग इतने बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ एक दो डिस्ट्रॉयर्स और भी कोई सबमरीन्स और पूरा एक कैरियर फोर्स होता है, वो साथ में चलता है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस करने के लिए आ रहे हैं, और ये दबाव की रणनीति है। पूरा गेम दबाव का चल रहा है और वो दबाव बनाना चाहते हैं। और एक चीज जो नजर आ रही है, देखिए काफी सारे एक्शंस विवेक इस चीज को देखकर हो रहे हैं कि 13 से 15 के बीच में ट्रंप और शी जिनपिंग की एक शिखर वार्ता होने वाली है, और शी जिनपिंग से निश्चित रूप से ईरान के ऊपर जबरदस्त दबाव डलवाया जा सकता है, क्योंकि अगर फिजिकली कोई ईरान की मदद कर रहा है, और थोड़ा बहुत फिजिकली और डेफिनेटली इन ऑल अदर वेज, वो चाइना है। दूसरी बात, चाइना खुद इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ये बात मैं बार बार आपके चैनल पर भी कह चुका हूं कि उसका जो व्यापार है वो पश्चिम एशियाई देशों से लगभग 350-400 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है, जिसमें से ईरान के साथ व्यापार लगभग 30 बिलियन डॉलर ही है। बाकी जो व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहा है, और उससे चीन के ऊपर निश्चित रूप से आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इसमें कोई किसी को संशय होने की आवश्यकता नहीं है। आप चीन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको उठा करके देखा जा सकता है, और जो दबाव है, आर्थिक दबाव, उसकी इबारत साफ लिखी भी वहां पर उनके चीजों में आपको नजर आएगी। तो मेरा यह मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस के अगर यहाँ जहाज आ रहे हैं तो अचंभा मुझे बिल्कुल नहीं है, और ये आज नहीं तो कल होना ही था। और ईरान किस ताकत से कहता जा रहा है कि हम ब्रिटेन और फ्रांस को भी हड़का देंगे और इसको भी कर देंगे, मुझे नहीं लगता। तो हो सकता है इनके पास कहीं ना कहीं अश्योरेंस हो चीन से या रूस से, अदरवाइज मेरे हिसाब से ईरान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और शायद और यूरोपीय देश, इन सब के साथ मिलकर के अकेला उनसे लड़ाई लड़ सके। ये मुझे नहीं लगता कि यह कोई संभावना है। तो ये निश्चित रूप से जो बैटलशिप्स होते हैं, वो बैटलशिप्स बैटल का में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए आते हैं, और यही वजह है कि वो यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद ईरान जो करेगा उसके ऊपर आने वाला फर्दर रिएक्शन उसके ऊपर निर्भर होगा विवेक। मेरा सवाल ये, कोई अमेरिका को कोई क्यों कुछ नहीं कहता कि भाई आप अपना ब्लॉकेड हटा लीजिए? देखिए मैं एक बात बताऊं, जब सीजफायर हुआ था सर,
सीजफायर हुआ था, होर्मुज खोल दिया गया था। यह खबर मैंने खुद ब्रेक की थी कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया है सभी शिप्स के लिए। उसके बाद अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया, जिसके बाद होर्मुज को दोबारा बंद किया गया। दुनिया के बाकी देश बोले अमेरिका को, आप अपना ब्लॉकेड तो हटाइए पहले। देखिए, मैं शुरू से मैं बात भी कहता रहा हूं कि जो ब्लॉकेड खोलने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि हम ब्लॉकेड खोल रहे हैं, लेकिन हम यहां से टोल इकट्ठा करेंगे, हम यहां से अपनी मर्जी से जाने देंगे, जिसको हम कहेंगे वो जाएगा, जिसको हम नहीं कहेंगे वो जाएगा। इसको ब्लॉकेड खोलना नहीं कहते हैं विवेक, पहली बात। दूसरी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बात मैं हमेशा से मानता हूं कि वो एक इंडिपेंडेंट वाटरवे है, इंटरनेशनल वाटरवे, और किसी एक देश की बपौती नहीं है, किसी एक देश का उसके ऊपर अधिकार नहीं है। तो जो पहला इलीगल एक्शन है, आप जो अमेरिका ने हमला किया, ये किया, वो किया, वो जो पहला अंतरराष्ट्रीय इलीगल एक्शन है वो ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करने का है। मेरा मानना है कि वो पहला इलीगल एक्शन था। और उसके बाद खैर अमेरिका तो कोई चीज लीगल करता ही नहीं है, उनको उनके माइट इज राइट इज द ओनली थिंग फॉर देम। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए, तो उसके लिए कोई अश्योरेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ईरान की तरफ से भी अमेरिका का क्या, अमेरिका की सर क्या जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द वर्ल्ड? क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो। क्या कंट्रीब्यूशन अमेरिका क्या लेकर देता है पूरी दुनिया को? तेल और गैस के ईंधन में कीमतों में बढ़ोतरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेज। गए थे तेहरान में रिजीम चेंज करवाने के लिए, बेड़ा कर करके रख दिया, 1 लीटर तेल नहीं निकल पा रहा, वहां से क्रूड ऑयल नहीं निकल पा रहा है। यह कंट्रीब्यूशन है अमेरिका का। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी आ रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। दोनों को पता है, दोनों मिलकर लड़ेंगे और उसके बाद बताएंगे भाई हम जीत गए। पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, अमेरिका जो इस दुनिया का चौधरी है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? जीरो कंट्रीब्यूशन। क्या हासिल करेगा अमेरिका? कैप्टन श्याम। धन्यवाद विवेक, जय हिंद। वेलकम सर। जी देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि लड़ाई का मूलभूत कारण अगर हम खोजते रहेंगे तो शायद डिस्कशन लंबा खिंच सकता है। हम मान के चलें कि कुछ कारणों से गल्फ में खलबली मची रहती है, और इन कारणों को कौन ठीक करे, कैसे ठीक करे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वर्ल्ड में कौन इंश्योर करता है, ये सब पुरानी कहानी है। और इसको मान के चले कि वहां से ग्राउंड रियलिटी शुरू होती है कि अमेरिका ये करता रहा है, चाइना ये नहीं करता, रशिया ये नहीं करता। ये बात आपको समझनी है, आप सबको जानना है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में अमेरिका के पास माइट है। आज रशिया या सी कंट्रोल में या चाइना थोड़ी थोड़ी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पास इस तरह की ना तो माइंडसेट है, और वो कभी करता है वो पिगी बैक करता है चाइना अमेरिका के ऊपर। तो इसलिए वो हूती के अगेंस्ट दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। चाइना बहरीन में फुटबॉल खेलता रह गया, उसी समय उसकी चेंज ऑफ कमांड भी हुई थी 2023-24 में। तो अमेरिका आ गया है वहां पे, गल्फ के पानी को ठंडा करना है, पानी को खारा करके, खारा से कम करना है, थोड़ा मीठा करना है। ये मान के चलिए, यहाँ से टेक ऑफ होगा तभी बात कर सकेंगे हम। अब दादागिरी कहिए या आपस की खलबली कहिए, मिडिल ईस्ट के साथ खलीफा का रोल कहिए ईरान का, या मिडिल ईस्ट की तरफ से उकसाहट, या उसकी अपनी पेट्रो डॉलर, जो भी मान के चलिए, इन सबों को एक तरफ और लड़ाई एक तरफ। सर वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉरी फॉर डिसरप्शन, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंगल लाइन का। अमेरिका क्या करने आया था ईरान में और अभी क्या कर रहा है? क्या फर्क है दोनों में? इसके लिए आपको 40 साल का इतिहास और खासकर पिछले 5 सालों में लाओ बाइडेन की तैयारी देखनी पड़ेगी। जब अफगानिस्तान से निकले हैं अमेरिका, उसके बाद उन्होंने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज की 2021 में, और उन्होंने कहा ग्लोबल टेरर, वार ऑन टेरर, हम जमीन पे नहीं जाएंगे, हम मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करेंगे, आएंगे और निकल जाएंगे। अब हम किसी देश का ठेका नहीं लेंगे, बस उतना ही करेंगे जितनी जरूरत है, पर वो जरूर करेंगे। ये वो ट्रंप लाइन कर रहे हैं, अमेरिका की टो कर रहे हैं, इसको पहले समझिए। ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म नहीं करेगा अमेरिका, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करेगा, और बेसिकली नेवल फोर्सेस से करेगा, कभी भी जाके रुकेगा नहीं। इसको पहले समझिए। चाहे वेनेजुएला का इतिहास देखें आप, या यूक्रेन से विड्रॉल देखें, नाटो फोर्सेस का सब जगह से विड्रॉल देखें, या ये जो मिशन हो रहा है यहाँ नजदीक वो नहीं आ रहा। अटैक किया उसने 40 दिन के बाद, टेस्टिंग ट्यूनिंग, और अब वो डिप्लोमेटिक ग्रुप पर है, और फिर से मिलिट्री एक्शन पर आ जाएगा जरूरत पड़ने पर। तैयारी पूरी है, और ये उसका तरीका है। इसको नहीं समझेंगे हम तो आगे कोई बात नहीं कर सकते। जी ठीक है। सेड दैट, जी रवि सर, शुरुआत होती। हाँ। जी
रवि जी, यहाँ से शुरुआत होती है कि अब वो क्या करें। आप तो मेरा सर सवाल सीधा है, आप रिजीम चेंज कराने आए थे, आप रिजीम चेंज करा पाए, नहीं करा पाए। आपका टारगेट डे वन से कभी था ही नहीं कि हम होर्मुज में नेवल ब्लॉकेट डालेंगे, कभी नहीं था ये टारगेट। था क्या डे वन से? हमको एनरिच्ड यूरेनियम लेना है, परमाणु कार्यक्रम रोकना है, ईरान में रिजीम चेंज कराना है, ये तीन ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, तीनों से भटक गए। रवि जी का रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं वापस आ रहा हूं कैप्टन श्याम आपके। रवि जी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब दिए हैं सारे ऑनरेबल पैनलिस्ट ने। देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि अमेरिका को क्या मिल रहा है। देखिए एक तो आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका इज नॉट एट वॉर, इट इज ट्रम्प एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हु इज एट वॉर। ये आपको समझना पड़ेगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और आपने पहला सवाल पूछा कि ये क्यों हो रहा है। एक तो देखिए दोबारा हम उसी बात पे आ जाते हैं कि फरवरी 2028 से पहले ट्रम्प की जो रेटिंग थी वो लोएस्ट ऑफ एनी प्रेसिडेंट, और एप्स्टीन फाइल्स की जो खुलासा जो था उसको बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया टू डाइवर्ट। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो वॉर है वो चाइना के साथ ही है, और ये एक बार मीटिंग जो है पोस्टपोन हो गई है। आई विल नॉट बी शॉक्ड कि ये दोबारा मीटिंग पोस्टपोन होगी जब तक बैकग्राउंड कोई नेगोशिएशन नहीं होती। और आपने पूछा कि वहाँ पे ब्लॉकेट क्यों लगाए हैं। ब्लॉकेट बड़ा क्लियरली है कि चाइना को बड़ा क्लियरली बोलने के लिए कि आपकी जो आने जाने का जो भी है, और आपको पता है कि चाइना में भी पीछे से कुछ भेजने की कोशिश की थी जिसको पकड़ लिया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक गेम है जो खेला जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।